हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। माई सेल्फ सुनील यादव। हम आपके सामने आए हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट लेकर के। इसके पहले हमने इस पूरे चैप्टर्स के सारे बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर रखे हैं। लगभग 14 लेक्चर्स हैं जो कि नियर अबाउट ईच लेक्चर इज ऑफ 1 आवर, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर को लगभग 1.5 आवर के अंदर फिनिश करने वाले हैं। और हाँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको करने के बाद उम्मीद है कि आप सारे ही क्वेश्चंस जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरे के पूरे अपने टारगेट को खत्म करने की कोशिश करते हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, राइट। तो बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, करंट के हेल्प से किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट बनाया जा सकता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। और रिवर्स बातें भी हो सकती हैं, ठीक है ना, रिवर्स बातें भी हो सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके करंट भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी बातें किस तरीके से होंगी। अभी तक हमने क्या सीखा था कि करंट बनाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाई जा सकती है। किस तरीके से बनाई जा सकती है, वो सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कोई सर्कुलर वायर है। इस सर्कुलर वायर में जब करंट दौड़ती है तो ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ये कोई नेल है, आयरन नेल, और इसमें बैटरी के थ्रू हम लोग करंट दौड़ाने वाले हैं। ये वायर लपेटे गए हैं इसमें। तो जब ये करंट इसमें जाएगी तो ये पूरी की पूरी जो हमारी जो नेल है वो बेटा मैग्नेट बन जाती है। और यहाँ पे कुछ आयरन फिलिंग्स रखी हुई हैं, तो ये क्या करेगा कि इसको अट्रैक्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं उसमें करंट गई और उसके बाद मैग्नेट बना, वो मैग्नेट की वजह से ये क्या हुआ, उसमें अट्रैक्ट हो गया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का बहुत ज्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी है, वो भी हम आगे सीखेंगे। आइए चलिए 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले बार मैग्नेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से दिखता है। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में क्या होता है, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, जैसे 2 तरह के चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव, वैसे ही मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनकी एक खास बात होती है कि अगर तुम जैसे बीच में से कट करने की कोशिश करो और 2 टुकड़े बनाओ, तो उसके बाद भी ये सेपरेट नहीं किए जा सकते। जैसे ही नॉर्थ पोल बनाओगे और जैसे ही साउथ पोल बनाओगे कट करने के बाद, ऑटोमेटिकली उसमें भी 2 पोल क्रिएट हो ही जाते हैं। यानी वो जो टुकड़ा है ना, उसमें 2 पोल आ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फर्दर अगर उसको कट करोगे तो जो टुकड़ा बनेगा उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल। मतलब ये हुआ कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं बेटा, उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान रखना है। जब तुम बीच में से कट करोगे ना, तो मैग्नेट फिर से अपना पोल इंड्यूस कर लेता है। कभी भी उसके पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता। मैग्नेट की एक खास प्रॉपर्टी होती है। और ऐसा कोई भी चीज जिसमें 2 पोल हमेशा एक साथ होते हैं, उसे डाइपोल कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, डाइपोल। तो एवरी मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हर एक मैग्नेट अपने आप में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अगर आपने किसी मैग्नेट को हैमर से मार करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया, तो हर एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने आप में 2 पोल रखता है, यानी वो भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, दैट इज व्हाई एवरी मैग्नेट इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी मैग्नेट जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अब हम बात करेंगे, देखो हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है। बाकी जब आप 12th में जाते हैं तो बहुत डिटेल में सीखने को मिलता है। 12th के सिलेबस में हम भी कवर कर रहे होंगे। अभी हम लोग जो है वो क्लास और अपने सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो देखो बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं है, बट जितना भी हम उन सारी चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड कवर कर रहे हैं। तो अगली टॉपिक जो आपकी है ना, वो बेटा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब आप अगर एक इमेजिनेशन करना चाहो, वैसे तो वो लाइंस दिखती नहीं है, बट अगर आप उसको महसूस करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो। ये जो आयरन फीलिंग्स हैं, छोटी छोटे, मतलब हमने क्या किया, आयरन को छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कभी तुमने देखा होगा आयरन को स्क्रब करो तो उसमें छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं, आयरन फीलिंग्स बोला जाता है उन्हें। तो अगर किसी भी टेबल वगैरह पे रख लीजिए और उसके बाद अचानक से उसमें एक बार मैग्नेट ऐसे रखिए, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल बार मैग्नेट, तो जो आयरन की जो फीलिंग्स है बेटा, वो कुछ इस तरीके से अलाइंड हो जाती हैं। ठीक है, और इनको देख करके ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो है लाइंस टाइप का, यहाँ पे कुछ तो बनने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, राइट। तो ये जो पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है, इससे महसूस होता है कि नो डाउट मैग्नेट के चारों तरफ कुछ है जो डायरेक्शनल प्रेजेंस रखता है, और उसे जो है वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, द लाइंस अलोंग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे जो आयरन फीलिंग्स हैं, जिन लाइंस के अलोंग अपने आप को अलाइन कर ले रही हैं, उन लाइंस को ही क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जा रहा है। बाकी इनको और डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहली बात तो मैग्नेट में बनती है। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लोगे, कोई भी मैग्नेट जब रखते हो तो उसके चारों तरफ की जो फील्ड होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कोई भी होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसमें क्या प्रेजेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ इस तरह से, ये वही आयरन फीलिंग्स है जो अभी मैं पीछे दिखा रहा था, उसी पैटर्न में हमने यहाँ पे कुछ लाइंस दिखा दी हैं।
ठीक है। तो इन लाइंस को क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां होती है जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे हम इंसानों की शक्ल होती है ना अपनी, उस शक्ल से हम लोग जो है वो पहचान पाते हैं कि कोई इंसान कैसा है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो तो दिखाई तो हमें देती नहीं, उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिकली हम लोग कुछ लाइंस को ड्रॉ करते हैं। और नो डाउट ये लाइंस हमें दिखाई तो नहीं देती, बट फिर भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये तुम्हें है कि नहीं है इस बात का महसूस या इस बात का अंदाजा तुम लगा सकते हो। जो अभी पीछे हमने दिखाया था कि आयरन फिलिंग्स रखी, उसमें मैग्नेट गिराई, तो आपको इस लाइन टाइप का कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि ये होती हैं, भले दिखाई ना दे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, हो सकता है इस वजह से दिखाई ना दे रही हो, और डेफिनेटली बात यही है। तो यहां पे देखिए क्या है कि कोई भी मैग्नेट जब लेते हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ लाइंस प्रेजेंट होती हैं, और उन लाइंस को ही क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या यूं कह लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। उल्टा भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, हमें वो जानना है, और एग्जाम में सारे क्वेश्चन बेटा यहीं से आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक छोटी सी बात है, इसको देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है, ठीक है। ग्राफिकली मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ग्राफिकली मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है जरा उनको देख लेते हैं। और एक बात और, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच a north pole of the compass needle moves inside it। कंपस निडल जानते हो ना, कंपस निडल, मैग्नेटिक कंपस सबने देखा होगा। तो उसकी जो निडल होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट के पोल्स की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट की पोल्स की पहचान कर सकते हैं। वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, वहां पे टाइम नुकसान होगी। हमने जब डिटेल लेक्चर किया है तो डिटेल में उसको डिस्कस किया है। अभी ये बात बहुत बेसिक सी भी है, वैसे उम्मीद है आपको आती भी होगी, नहीं भी आती होगी तो इससे कोई क्वेश्चन रिलेटेड नहीं बनने वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली प्रॉपर्टी देखिएगा इसमें, पहली प्रॉपर्टी यहां पे क्या बनती है बेटा, ठीक है। जैसे हमने कोई मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती कैसे। ये जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है, देखो जैसे कैसे, जब आप इसके चारों तरफ रखोगे तो ये अपने आप को घुमा घुमा करके एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट ही कर लेगी। कैसे अलाइन करेगी, कैसे अलाइन करेगी, मैग्नेटिक निडल जो होती है, मैग्नेटिक कंपास की ये निडल है, ध्यान देना, मैग्नेटिक कंपास की ये निडल है। और ये मैग्नेटिक कंपास की निडल वैसे ही अपने आप को अलाइन करते चली जाती है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में उसकी नॉर्थ पोल अलाइंड होता चला जाता है। ये जो रेड कलर से दिखाया गया ना बेटा, ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल उधर ही जाकर के स्टे करता है जिधर जिस डायरेक्शन में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये जो आपने मैग्नेटिक कंपास रखा जगह जगह पे और आपने देखा कि ये इस तरीके से अलाइन होता हुआ चला गया, बस ठीक है ना, यही होती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप देख लीजिए, इसी पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइन क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रही है ये लाइंस, नॉर्थ से निकल के कहां जा रही है बेटा, साउथ पे जा रही है। ये भी देख सकते हो, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल अलाइंड होता है, ठीक है। यही बात यहां पे लिखी थी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव इनसाइड इट, ठीक है। मतलब कि नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिधर की तरफ अलाइंड होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आगे ये प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं और हम लोग पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ये एग्जाम में लिखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर के मर्ज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या है ना, नॉर्थ पोल से ये लाइंस निकली थी, ऐसे ऐसे देखो, ये नॉर्थ पोल से लाइन निकली, साउथ में जाकर के एंटर करी, मगर इसके अंदर भी लाइन ऐसे चलती है बेटा, अंदर भी चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, मगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, वो पूरा राउंड शेप ले लेती हैं। तो देखो इनसाइड द मैग्नेट, ऑब्वियस सी बात है, जब तुम यहां की बात करोगे तो ये ऐसे आएंगी लाइंस। तो मैग्नेट के अंदर लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है, मगर मैग्नेट के बाहर लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आंसर है नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको। तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होती है, बताइए, किस तरफ से किस तरफ होती है। जस्ट अ मिनट, बोर्ड को कोई प्रॉब्लम है, इसको हम सही कर लें थोड़ा, जस्ट अ मिनट, फाइन। तो यहां पे जो है हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जो है वो यहां पे डिस्कस कर रहे थे
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो यहां पे मैं था, इस जगह पे था मैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने अभी आपको बता दिया था, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट बात ये चल रही थी, सेकंड पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले थे। सेकंड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में था, ठीक है। वो क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सो द फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस करो, क्लोज्ड कंटिन्यूअस करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कंटिन्यूअस करो नहीं होती हैं, ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे दूर दूर है, मगर जब तुम यहां पे आओगे तो मैग्नेटिक लाइंस पास पास हैं। देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना पास पास है, तो ये जो रिलेटिव क्लोजनेस है यहां पे ज्यादा है, यहां पे वो दूर दूर है, ठीक। तो जहां पे क्लोजनेस ज्यादा होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। मतलब रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? नो टू फील्ड लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये वाला पॉइंट तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नो फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं क्रॉस करती उसको समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाई। बिकॉज एट अ सिंगल पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे दो, जैसे मान लो, एक मिनट के लिए समझो, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, तुमने यहां पे कोई मैग्नेट रखा, ठीक, तुमने जो है वो यहां पे कोई मैग्नेट रखा, बात को समझना भाई, यहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है मान लीजिए, तो ये नॉर्थ पोल अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई दूसरा मैग्नेट हमने यहां रख लिया होता और उसका भी यहां नॉर्थ पोल होता, तो ये भी तो यहां पे अपनी फील्ड बनाता ऐसे, तो एक ही जगह पे दो दो फील्ड क्रिएट होने लगी भाई, एक ही जगह पे क्या हो गई, दो दो फील्ड क्रिएट होने लगी। और दोनों फील्ड का जब तुम वेक्टर एडिशन करोगे तो बेटा नेट फील्ड आएगी। दोनों फील्ड का जब आप वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आएगी, नेट फील्ड आएगी। और वो नेट फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। बात समझ आई भाई? ये दोनों फील्ड है ना, इन दोनों फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये B1 और ये B2, जब आप इनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट जो होता है, वेक्टर एडिशन तुमने अभी नहीं पढ़ा होगा, क्लास 11th में सीखने को मिलता है। तो वेक्टर एडिशन जब तुम करोगे तो रिजल्टेंट तो कोई एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वो होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी के हिसाब से बनती है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नहीं बनती है। तो नेट जो होता है वो एक पॉइंट पे कोई एक ही हो सकता है, नेट जो होता है वो एक पॉइंट पे कोई एक ही हो सकता है। इसलिए एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगी, एक से ज्यादा डायरेक्शन में नहीं जाती हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो यही बात यहां पे लिखी है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, बिकॉज एट अ सिंगल पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस किसकी, ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शंस जो है वो बेटा पॉसिबल नहीं है। चले आगे बढ़े। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस पूरे स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, जितना भी अभी सीखा उस पे बेस्ड। लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। सोचो जरा, इससे रिलेटेड मैंने कौन सी बात अभी करी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक बात बोली थी कि क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव क्लोजनेस भी बराबर बराबर ही होना चाहिए। अब रिलेटिव क्लोजनेस बराबर तब बना सकते हो जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या दिखाओगे, पैरेलल दिखाओगे। फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या दिखाओगे, पैरेलल। तो ये बेटा इसका आंसर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको एक दूसरे के क्या दिखाना पड़ेगा, पैरेलल दिखाना पड़ेगा। जब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे तो वो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम। चले बेटा आगे बढ़े, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये आपके। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा करते हैं और डिफरेंट उस जगहों पे किस तरीके से करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने 1820 में, ओर्स्टेड साहब ये, ठीक है, पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बैटरी है, बैटरी से ये वायर निकाले गए, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो कैमरे में, यहाँ पे एक वायर लिया गया है, उसमें करंट चलेगी और इसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई है। मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपस निडल, हमेशा उसकी खास बात होती है कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में स्टे करती है। बट अगर कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो उसकी वजह से वो घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो आप देखिए इनकी मैग्नेटिक फील्ड साउथ नॉर्थ ऐसे होना चाहिए था, रोटेट कर चुकी है।
राइट। तो ये बता रही है जब बैटरी ने करंट दिया इस वायर में तो इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। तो ओर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, कुछ इस तरीके से किया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं और बाद में कंक्लूड करता हूं कि किस तरीके से इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया था। फिलहाल के लिए ये वायर लिया, इस वायर में हमने एक बैटरी जोड़ा, इस वायर में हमने क्या जोड़ा, बैटरी। जैसे ही स्विच ऑन किया, इसके नीचे हमने मैग्नेटिक नीडल रखा, ये मैग्नेटिक नीडल है। स्विच के ऑन करते ही ये रोटेट हो जाएगी। ये जो जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, ये स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही ये नीडल जो होगी बेटा, ये जो नीडल जो होगी, जैसे ही स्विच को ऑन करोगे और इसमें चलेगी जैसे ही करंट, वैसे ही ये नीडल क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। करंट चली और करंट के चलने से ये क्या हुआ, रोटेट हो गया। जब तक करंट नहीं चलेगी तब तक रोटेट नहीं करेगा, मगर जब जैसे ही इस वायर में करंट चली तो ये नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। निडल का डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक निडल है ये, मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में हो सकता है। अगर ये करंट चलने से ये डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब करंट चलने से एक मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रही होगी। ठीक है, यही बात ओर्स्टेड ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी थी कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। उसके पहले लोगों को क्या पता था, मैग्नेटिक फील्ड बनती है सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट की वजह से। ठीक है, अब यहां पे जो डिफ्लेक्शन हुआ वो ऐसे हुआ। अगर करंट की डायरेक्शन बदल देते, जैसे मान लो बैटरी पलट दिया, यहाँ पे देखो बैटरी ऐसे प्लस था, ये माइनस था, बैटरी की पोलरिटी बदल दिया। बैटरी की पोलरिटी बदल देने से करंट की डायरेक्शन इस वायर में बदल जाएगी। ये जो वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये A to B जा रही थी, अब करंट B to A आएगी। और ये जो डिफ्लेक्शन हुआ था, पहले ये क्लॉकवाइज हुआ था, अभी वो देखना वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कहीं ना कहीं करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है, और वो खुद भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तमाम ये फील्ड्स होती हैं जो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जब करंट की वजह से बनती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन हो जाती है। यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे करंट जो होती है पहले A to B गई थी, फिर B to A गई थी। इसका मतलब हुआ करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जस्ट रिवर्स हो जा रही है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, ओर्स्टेड ने। कब डिस्कवर किया था, 1820 में। क्या कंक्लूड किया था इन्होंने, कंक्लूड ये किया कि एवरी करंट कैरिंग एलिमेंट या एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन इट्स सराउंडिंग। मतलब कि ये जो वायर है, इस वायर में करंट चली, आपने यहां पे निडल लिया, मैग्नेटिक फील्ड आई। निडल कहीं भी रखते, इधर रखते, ऊपर रखते, साइड में रखते, मतलब इसके चारों तरफ कहीं पे भी निडल रखते, मैग्नेटिक फील्ड आती है, वहां पे हर जगह आती है, और हर जगह पे ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग डिफरेंट सेक्शन की वजह से, देखो जब तुम 12th में जाओगे ना, तो डिफरेंट सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड किस जगह कितना है, वैल्यू तक निकालने को आती है। बट अभी के लिए क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करना है अपने सिलेबस के हिसाब से कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसकी नेचर क्या होती है। फिलहाल के लिए ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर कैसा होगा, मतलब उसकी क्वालिटेटिव डिस्कशन हमको करना है कि मतलब उसमें क्या डायरेक्शंस होती है, कहां कम होती है, कहां ज्यादा होती है। एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को नहीं निकालनी क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग जो है बात करें कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर लिया, ये देख सकते हो, एक स्ट्रेट वायर लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, उसके बीच में होल कर दिया, वहां से एक स्ट्रेट वायर हमने ऐसे पहना दिया। अब बैटरी जोड़ दिया हमने, ये रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये एमीटर करंट मेजर करेगा, ये एक स्विच है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं वायर में करंट चलेगी, ये सारे एलिमेंट्स के नाम रखे हुए। और जैसे ही वायर में करंट चलती है बेटा, करंट चलती है तो हम देखते हैं, देखना ध्यान से, जैसे ही इस वायर में करंट चलेगी तो इसके अंदर देखो ये रेड सेक्शन में सर्कुलर जो दिखाए गए हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यानी ये वायर ऐसे है तो इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रही हैं, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती हैं, चारों ही तरफ होती हैं। उस वायर के ठीक सामने मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, बट बाकी चारों तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे होगी, जैसे मान लीजिए ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन या इस तरीके से होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको हमको सीखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उनको हम लोग सीखते हैं। देखिए, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैलकुलेट नहीं, फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसमें करना ही नहीं है। देखो एक बात बताएं, ये जो वायर होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे कितना है, जैसे मान लो इस जगह पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो इसका फार्मूला होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का फार्मूला होता है μ0 डिवाइड बाई 4 पाई I बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बट ये सब क्लास 12th में पढ़ने को मिलता है,
अभी हमको इस फार्मूले पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना, तुमसे एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। बट मैं ये तुमको इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात रहे कि ये बातें हवा में नहीं है, ये जितना भी है प्रैक्टिकली सब कुछ सही है। हमारा सिलेबस तुमको आसान बनाने के लिए थोड़ी कम बातें करता है, वो अलग बात है। आने वाले समय में तुमको पूरा सिखाया जाएगा क्लास 12th में जब जाओगे। इस फार्मूले के अंदर जाकर के हम वैल्यू तक निकालेंगे कि यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसके और थोड़ा करीब जाओगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और तमाम सारी बातें। ठीक है, अभी के लिए मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये डायरेक्शन वाली बात। आपको किस जगह पे, जैसे मान लो हम एक पॉइंट यहां पे दिए, करंट ऐसे ऊपर जा रही है, अब यहां क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। दो बातें हो सकती है भाई, सर्कल अगर ऐसे बनी है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड होगी या तो आउटवर्ड होगी। ऐसे ही अगर यहां जाओगे तो भी वही बात। तो एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन से वो हमको जानना है, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें एग्जाम में लिखने के लिए भी आ सकता है कि राइट हैंड थंब रूल को लिख करके दिखाइए या एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, देखिए, इमेजिन दैट यू हैव hold the conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of the current। मतलब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये वायर है, जैसे ये वाला वायर था, करंट ऊपर जा रही थी। आपको ये इमेजिन करना है कि आप इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ इस तरह से कि जो थंब है बेटा वो करंट के डायरेक्शन में है, और करंट ऊपर है तो ऐसे रखोगे, करंट अगर नीचे जा रही होगी तो ऐसे रखोगे, और इस वायर को पकड़ने की कोशिश करना है अपने फिंगर से। अभी के लिए करंट ऊपर जा रही है तो हमने राइट हैंड के थंब को, ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा और वायर को पकड़ने की कोशिश किया ऐसे, तो हमारी फिंगर्स कैसे रोटेट हो रही हैं, ऐसे रोटेट हो रही हैं। दैट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो दिखाई गई हैं सर्कल वाली, वो भी ऐसे ही चल रही हैं। सोचो अगर करंट नीचे जाती तो हम जब इसको बंद करने की कोशिश करते वो ऐसे होता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर इस तरीके से बन रही होगी। तो दैट मींस कि करंट ऊपर जा रही है कि नीचे हो रही है, इस हिसाब से डिसाइड होता है कि सर्कल जो बन रही है उनकी डायरेक्शन हमें किस तरीके से लेनी है, वही बात यहां पे बताई गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर एंड विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो कर्लिंग की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये वायर है, वायर में करंट ऊपर जा रही है, अब ये पकड़ने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं तो सर्कल ऐसे बन रही है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। करंट के डायरेक्शन में क्या रखना है, करंट के डायरेक्शन में क्या रखना है, थंब को रखना है, राइट, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, और हमारी जो फिंगर्स की कर्लिंग होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही होती है। यहां पे करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही होगी। अगर मान लीजिए यहां पे देखो करंट ऐसे बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन बदल देते हैं बैटरी को पलट करके तो उस केस में फिर हमको ऐसे पकड़ना पड़ता है, यानी वो क्लॉकवाइज बन जाती। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, उसमें कुछ नया नहीं है। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसी सर्कल जिनका सबका सेंटर एक ही होता है। तुम ध्यान से देखो, इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, इन सारे सर्कल का सेंटर तो यही है ना, तो इसलिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और सेंटर कहां लाई करता है, जहां पे वायर रखा होता है। करंट की डायरेक्शन जैसे जैसे, करंट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे बढ़ती चली जाती है, यहां सर्कल और ज्यादा बनने लगेंगी। देखो ध्यान से, ये बैटरी हमने पहले कम लगाया था, देखो 2 सेल केवल लगाया है, लाइंस यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 दिखाई गई हैं, मगर जैसे ही हमने 3 सेल्स लगा दिए, अब देखो 3 सेल्स लगा दिए, अभी देखना लाइंस ज्यादा हो जाएंगी यहां पे, ये देखो लाइंस बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि करंट बढ़ा देने से, अब जब बैटरी बड़ी कर दोगी तो करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। करंट इंक्रीज कर देने से ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अलग अलग जगह पे, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मतलब ये हुआ, अच्छा उसके बाद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गई, अगर करंट की डायरेक्शन पलट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलट जाएगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। इससे, इन सारी बातों से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और वो कंक्लूजन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देखिए। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बात तो बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, लिखा है अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। पावर लाइन जो हमारे मोहल्लों में, ठीक है, जो पोल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले, उसके ऊपर जो लाइन गुजर रही होती है उसे पावर लाइन कहते हैं। तो अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। करंट जो है बेटा कोई एक ऐसी जगह है जहां पे ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। चलो डायरेक्शंस को हम अक्सर ऐसे ही मानते हैं, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होता है,
ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ध्यान रखना ये नॉर्थ और साउथ ऊपर नीचे नहीं होता है, ईस्ट वेस्ट इधर वेस्ट, और नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ होता है, ठीक है। अप एंड डाउन तो हम इसमें बस बोर्ड पे दिखा रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं, बात समझ आई। ये लाइन वर्टिकल लाइन नहीं है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनी हुई है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि करंट जो जा रही है किसी पावर लाइन में वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, इसका मतलब करंट ऐसे आ रही होगी, करंट ऐसे जा रही होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। देखो ऐसे समझो, ये वायर है, इस वायर में करंट ईस्ट से वेस्ट जा रही है, सीधा नीचे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमको क्या दिखानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। तो क्या करोगे, राइट हैंड के थंब को करंट की तरफ रखो, और फिंगर्स को जब तुम ऐसे कर्ल करोगे तो कर्लिंग करते समय उस नीचे वाले पॉइंट से ये कैसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी। देखो ऐसे तुम रख लो ना, सिंपल, थंब को रखो करंट की तरफ, फिंगर्स को रखो पॉइंट की तरफ, क्योंकि कर्ल तो करोगे तो हो ही जाएगा फिर, राइट। तो थंब को किधर रखिए, थंब को रखिए करंट की तरफ, समझिए बात को। थंब को किधर रखना है, करंट की तरफ। फिंगर्स को किधर रखना है, पॉइंट के, पॉइंट नीचे था, इस वायर से नीचे था, तो फिंगर्स को रखना है पॉइंट की तरफ। तो तुम खुद देखो कि कर्लिंग किधर होगी, आगे ऐसे ऐसे होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। दैट मींस कि ये डायरेक्शन कौन सी है बताइए, अच्छा ये वाली डायरेक्शन कौन सी है बेटा, साउथ डायरेक्शन है, बिकॉज ऐसे नॉर्थ होता है, इधर की तरफ साउथ होता है, और वो उधर ही की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव, दोनों पे पूछा गया है। अब देखो ना, जब तुम ऐसे घुमा के ऐसे ले आओगे तो ऊपर वाले जगह पे क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, मतलब ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, और नीचे वाले जगह पे आगे जा रहा है, यानी ये साउथ की डायरेक्शन है। यानी बिलो वाले पॉइंट पे क्या होगा बेटा, साउथ, बिलो वाले पॉइंट पे साउथ, और अबव वाले पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, नॉर्थ एंड साउथ, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगली बात हम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। हमने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली, अब हम जो है वो सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। एक वायर लीजिए, उसको सर्कल में बेंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, सर्कुलर शेप दे दीजिए, कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें 2 होल करिए, उस सर्कल को एक तरफ से डाल करके दूसरी तरफ से निकाल लीजिए, बिकॉज डायग्राम 3D में बनने वाला है। आपको बात समझ में आई। उसमें हमने बैटरी लगा दिया ऐसे, तो बैटरी क्या देगी, ऐसे करंट देगी, यानी सर्कुलर लूप में क्या बनने लगा बेटा, करंट बनने लगा। पिक्चर समझ में आई, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है हमारा, और इस सर्कुलर लूप में इस बैटरी की हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, करंट। जब करंट इसमें दौड़ती है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और अगर हम 2 पॉइंट कंसीडर करें, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, वैसे ध्यान देने की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह बनेगा। हर एक छोटा सा टुकड़ा इस करंट कैरिंग वायर का, जैसे मान लो ये इतना बड़ा वायर है, तो इसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरा वायर ही रहेगा तभी थोड़ी बनेगी, इसका एक छोटा सा टुकड़ा रहेगा तो भी बनेगी। किसी भी करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट भी अपने आप में मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड के इसके, तो देखो बेटा, अगर यहां पे देखो, समझो बात को, यहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट P और Q है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, देख सकते हैं। यहां पे करंट ऊपर जा रही है तो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यहां करंट नीचे जाएगी तो कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज। हाथ अभी पीछे वाला रूल जो बताया था वही तो लगाना है भाई। यहां करंट किधर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, यहां करंट किधर आ रही है, नीचे आ रही है, यही वाली करंट तो है ना, घूम के आएगी। तो तुम इसको ऐसे थंब को नीचे रखोगे, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो क्लॉकवाइज, और अगर तुम थंब को ऊपर रखोगे, फिंगर्स को ऐसे करोगे, क्या क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। यहां पे हम समझ सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे सर्कल की वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती हैं। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है, ये इस पॉइंट पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगी, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। बट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती है बेटा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इसके बाद अगर तुम लाइंस बनाने की कोशिश करोगे वो कट कर जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होती है, अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है। तो एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल, और बीच के रीजन में क्या करती है, वो स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो वो जो है हर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कुछ इस तरीके से बना रहा होगा, आप देख सकते हैं जैसे वहां पे दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं वैल्यू की। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की होती है। जैसे मान लीजिए हम एक ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लिए, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लिए। अब इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, सपोज दैट इसके सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं। अक्सर सेंटर वाली ही बातें पूछी जाती हैं। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, वो इसकी रेडियस जितना ज्यादा करोगे
सर्कल की रेडियस जितनी ज्यादा करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम आती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सर्कुलर लूप की रेडियस, क्योंकि दूरी पॉइंट से बढ़ती चली जाएगी। और करंट जितना ज्यादा आप करेंगे, ये जो करंट जा रही है इसमें, इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेंटर पे उतना ज्यादा आती चलती चली जाती है। तो ये दो बातें। बाकी देखो इसका भी एग्जैक्ट फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई और आई बाई आर, कई बार इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता है तो एन आई बाई आर। तो ये सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, बट इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये क्लास 12th में सीखने को मिलता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जितना भी अभी हमने सीखा है उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है, बाहर बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ, पीछे भी हमने पढ़ा था। ठीक है, किसी सर्कुलर स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर कैसे होती है बताइए। तो ये होती है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। अब आ जाइए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की जगह स्ट्रेट वायर की जगह सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड, ये है सर्कुलर लूप। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट। यहां पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है, यहां पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है, बट बीच में क्या बना रही है, सेंट्रल फील्ड लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ये जो सेंटर पे जो फील्ड होती है वो कैसी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन के जैसे दिखाई दे रही है। सेंट्रल फील्ड लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, इंपॉर्टेंट का एग्जाम का सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखा गया है, सारी बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या जो है हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट के हेल्प से भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक बार मैग्नेट। ठीक है, ठीक है, बार मैग्नेट वाला इफेक्ट क्या हम करंट के जैसे भी बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं। और उस नई चीज का नाम क्या है बेटा, उस नई चीज का नाम है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का इस्तेमाल करके और हम लोग जो है वो बना सकते हैं। सोलिनॉइड में एक रिंग का जो इफेक्ट होता है वही मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलता है। आप एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड, रिंग कह लो सर्कल कह लो, बात एक ही है, जब इसमें करंट ऐसे दौड़ाओगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर सर्कुलर बनना शुरू। देखो यहाँ पे ऐसे समझो, ये करंट ऐसे गई और ये करंट ऐसे घूम करके यहां से ऐसे आ गई। ठीक है, करंट ऐसे आ गई, तो यहां पे जब करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो तुम क्या करोगे भाई, थंब को रखोगे करंट की तरफ और फिंगर्स को कर्ल करोगे। तो यह वही दिखाया गया कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रही हैं। ठीक है, नीचे वाले सेक्शन पे भी वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रही हैं, यहां पे जो करंट चल रही है उसकी वजह से, यहां पे जो करंट चल रही है उसकी वजह से। और सेंटर पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती है। तो ये सर्कल की ही मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना। अब अगर हम लोग देखें तो ये बात तो हम तुमको पहले ही समझा चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये हो चुका है। और इन द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर्स टू बी स्ट्रेट, ये बात भी हमने पीछे आपको बता दिया। द राइट हैंड थंब रूल्स हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी बातें भी हो चुकी है। अब सोलेनॉइड की चर्चा हम लोग करेंगे, उसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ द वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। एक सर्कुलर हमारे पास लूप है, लूप का मतलब वही सर्कल के फॉर्म में बना दिया, उसको क्लोज फॉर्म में बना दिया, टेबल पे रखा हुआ है। एंड लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, करंट उस पे क्लॉकवाइज जा रही है। तो अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल का क्वेश्चन है, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये है हमारे पास इसका आंसर। ये एक टेबल है और इस टेबल पे हमने एक रखा है ये लूप, हमने क्या रखा है बेटा, लूप रखा है। ठीक है, डायरेक्ट कलर बदल देते हैं ताकि दिखाई देना शुरू हो जाए। तो हमने यहां पे एक रखा है ऐसे करके करंट कैरिंग लूप। अब इसमें कह रहे हैं कि करंट चल रही है भाई, तो करंट क्लॉकवाइज चल रही थी ऐसे, ये करंट कैसे चल रही थी, कहीं क्लॉकवाइज चल रही थी। तो ये जो करंट है वो ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है। तो जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे किसी ऐसे पॉइंट पे जो इसके अंदर हो और एक ऐसे पॉइंट पे जो बाहर हो, तो भाई ऐसे करोगे ना, करंट अंदर जा रही है ऐसे, लूप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे घूम रही है, ऐसे करंट ऐसे घूम रही है। तो यहां पे थंब किधर रखोगे, करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो फिंगर अंदर वाले रीजन में नीचे जा रही हैं और बाहर वाले रीजन में बाहर आ रही हैं। मतलब यहां से फिंगर्स बाहर जा रही हैं और यहां से अंदर जा रही हैं। मतलब ये हुआ किसी ऐसे पॉइंट पे जो अंदर लाई करता है, किसी ऐसे पॉइंट पे जो अंदर लाई करता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी, इनवर्ड। किसी ऐसे पॉइंट पे जो बाहर लाई करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, और ऐसा आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। तो सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट, ये वाला मैं ये सारे पॉइंट डिलीट कर लेता हूं। अब अपवर्ड फील्ड लाइंस कहां बनी, इस किसी भी पॉइंट पे जो लूप के बाहर लाई कर रहा है। बट जब अंदर जाओगे तो डाउनवर्ड फील्ड लाइंस बन रही हैं, क्योंकि वो लाइंस यहां पे अंदर जा रही हैं। यहां से भी देख लो, यहां से भी देख लो, चाहे जहां से भी देख लो। तो इसका आंसर ही यही है। ठीक है,
आंसर ही यही है। यहां पे क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड, अंदर वाले जगह पे क्या होगा, डाउनवर्ड फील्ड लाइंस, और बाहर वाले जगह पे चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो अपवर्ड फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, वही राइट हैंड रूल से ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बातचीत करते हैं सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड क्या होती है, ठीक है, नेक्स्ट बात जो करते हैं वो है सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड क्या होती है, A coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped in the shape of the cylinder। कुछ इस तरीके से, एक हमने सिलेंडर लिया, इस पे वायर लपेट दिया ऐसे, तो जब हमने वायर लपेट दिया तो ये बन गया बेटा क्या, सोलिनॉइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब सोलिनॉइड में अगर हम एक बैटरी जोड़ दें, आप देख सकते हैं ये बैटरी है, ये की है, और जैसे ही सोलिनॉइड में हम करंट दौड़ाते हैं, जैसे ये करंट गई, ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो कुछ भी होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, राइट। ध्यान रखना, चाहे सोलिनॉइड हो चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे सोलिनॉइड हो चाहे सर्कुलर लूप हो, जैसे मान लीजिए ये सोलिनॉइड है, ये है सोलिनॉइड, ठीक है, तो अगर हम इसमें करंट दौड़ाते हैं, ये कोई सिलेंडर लिया और उस पर हमने वायर लपेट दिया, जब करंट ऐसे दौड़ाएंगे और इस करंट को हम इधर से देखेंगे तो ये करंट मेरे को ऐसे घूमते हुए नजर आ रही है, यानी मेरे को इधर से देखने पे क्या दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखती है वो नॉर्थ पोल होता है, और जहां पे दूसरी तरफ से यहां से देखोगे, इस तरफ से जब देखोगे, इधर से जब इस वाले एंड को देखोगे तो करंट जो है वो क्या हो रही है, यहां से ऊपर चढ़ी और ये ऐसे ऊपर से पीछे से होते हुए आ गई, इस वायर, इस सिलेंडर के पीछे से होते हुए आ गई। तो जब पीछे से होते हुए आ रही है तो यहां पे क्या दिखेगी तुम्हें, क्लॉकवाइज, और जहां पे क्लॉकवाइज दिखती है वो पोल साउथ पोल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो जहां पे करंट क्लॉकवाइज दिखती है वो कौन सा पोल होता है, साउथ पोल, और जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखती है वो क्या होता है बेटा, नॉर्थ पोल होता है। एंटी क्लॉकवाइज दिखती है तो क्या दिखता है, नॉर्थ पोल होता है। तो यहां पे जो है ये करंट जो जा रही है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये साउथ पोल है। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज वही करंट नजर आएगी तो वो क्या है, नॉर्थ पोल है। अब इस तरीके के मतलब रिप्रेजेंटेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता। तो जब कभी भी सोलिनॉइड रियलिटी में अच्छे तरीके से बनी होगी कुछ ऐसे कि एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या लपेट दिया, ऐसे वायर्स लपेट दिया ऐसे। तो जब हम ऐसे वायर लपेट देते हैं तो यहां पे बहुत आराम से समझ में आ सकता है कि करंट अगर एक तरफ से जा रही है, मान लो करंट यहां से जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे करंट ऊपर गई, फिर ऐसे पीछे, ये नहीं दिखाने का मतलब है ये वायर पीछे से आ रहा है, तो पीछे से आते हुए करंट फिर इसमें फिर से ऊपर चढ़ेगी, फिर इसमें पीछे से करंट आते हुए फिर तो तुम आसानी से इसमें पहचान जाओगे कि भाई अगर हम यहां से देखें, कोई ऑब्जर्वर अगर यहां पे हम बिठा दें, कोई ऑब्जर्वर हम यहां पे बिठा दें और इसको कहें कि तुम देखो कि करंट कैसी दिख रही है, तो वो साफ साफ दिख जाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, करंट सामने से जाके पीछे से आ रही है और वहां से जस्ट उल्टा महसूस होगा। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। तो यहां पे जो हमने पीछे सिलेंडर कंप्लीट बनाया था उसी के रेफरेंस में सारी बातें की गई है। आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल ऐसे बनती हैं और ये बार मैग्नेट के जैसे ही बनती हैं। तो एक सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के जैसे ही बनती हैं। क्यों भाई? क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो लाइंस एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल। साउथ पोल से लाइंस निकलती हैं, सॉरी नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में टर्मिनेट होती हैं। तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में टर्मिनेट हुई और अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर चली? साउथ टू नॉर्थ चली। ठीक है, तो एक जो सोलिनॉइड होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती है और ये पूरी तरीके से बार मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करती है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की होगी, जितना ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स की भी होती है। देखो इसमें क्या होता है ना, अंदर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है और वो फार्मूला फिर से हम बता रहे हैं, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, बस मैं लिख दे रहा हूं। म्यू नॉट एन आई होता है, ये हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स आता है। नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलिनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है नंबर ऑफ टर्न्स से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सोलिनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कॉइल, क्योंकि जितनी बड़ी रेडियस कॉइल की लोगी, एक्चुअली वो सर्कल वाले ही तो बात है, बहुत ढेर सारी सर्कल एक साथ हो गई है, सर्कुलर लूप, तो उसमें भी वो था रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे भी वही चीज चल रही है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ लें। अब अगर हम लोग जो है इसमें अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। एक बार जो है वो इधर से बनी, एक बार इधर से बनी। ठीक है, और करंट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये तमाम सारी बातें हो चुकी हैं। अब पैरेलल लाइंस हमें क्या बता रही हैं? तो अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बता रही हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का अगेन ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड करंट कैरिंग करंट इज। कोई लॉन्ग सोलिनॉइड है तो उसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखो सोलिनॉइड भी दो तरह की होती है, एक आइडियल एक प्रैक्टिकल। हमने जो पीछे फार्मूला लिखा था वो आइडियल सोलिनॉइड का था, और बाकी प्रैक्टिकल सोलिनॉइड में भी बायोट-सेवर्ट एक लॉ होता है, उससे हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते हैं। बट ये सारे के सारे लॉस तुम्हें 12th क्लास में सीखने को मिलेंगे। अभी के लिए तुम्हें अपने सिलेबस के हिसाब से जितना भी ये स्लाइड पे मैं तुमको दिखा रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिलेटेड डायरेक्टली विद योर सिलेबस, राइट। सिलेबस के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है और कम भी कुछ भी नहीं है, ये बात भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है तुम कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंदर की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, किसके अंदर की बताओ, सोलिनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, और उसमें करंट चली है। तो कह रहा है ये जीरो, ये तो नहीं हो सकता। डिक्रीजेज एज वेल ना, ये इंक्रीजेज भी नहीं, क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो सोलिनॉइड थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कोई हमारे पास लूप है, करंट दौड़ा रहे हो, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है करंट दौड़ा करके आपने एक मैग्नेट बना लिया, चाहे वो करंट स्ट्रेट वायर में दौड़ाओ, सर्कल में दौड़ाओ, सोलिनॉइड में दौड़ाओ। अक्सर सोलिनॉइड वाला ही इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है। एक और होता है टोरॉइड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सोलिनॉइड और टोरॉइड जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इसलिए, और जैसा चाहो वैसा मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, जिस तरीके के रीजन में चाहो उस तरीके के रीजन में बना लेते हैं। इसीलिए हम लोग सोलिनॉइड और टोरॉइड को अक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा है। जैसे पहले तो ये समझिए कि हमारे पास मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब थोड़ी देर तक मैग्नेट होगा फिर नहीं होगा। परमानेंट मैग्नेट का मतलब है कि एक बार मैग्नेट बन गया तो बना ही रहेगा। तो अब देखिए होता क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी थोड़े बहुत आएंगे जो तुम्हें ध्यान रखने की बात है। जैसे आपने देखा स्क्रैप आयरन है, छोटे छोटे टुकड़े हैं आयरन के, ऐसे तुमने देखा होगा। अब इसको मुझे उठाना है तो क्या करोगे, क्रेन लेकर के जाओगे। कौन सी वाली क्रेन, तो तुम्हें लेकर के जाना है कौन सी क्रेन, जो मैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे चलती हो, मैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे चलती हो। क्यों, क्योंकि आयरन के टुकड़े हैं, मैग्नेट होगा आसानी से पुल कर लेगा अपने तरफ, और एक भी छोटा सा छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगा, सबको उठा लेगा। ऐसे दूसरा कोई टेक्नोलॉजी लगाओगे, नॉर्मल तरीके से पकड़ने की कोशिश करोगे, बड़ा मुश्किल काम है। कोई दूसरे तरीके की क्रेन से उठाओगे जो नॉर्मल होती हैं, उनसे तो नहीं उठा पाओगे, छूट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। मगर अगर तुम मैग्नेट वाली क्रेन से लेकर के जाओ उठाओ तो बहुत आसानी से उसको उठाया जा सकता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिफ्टिंग ऑफ स्क्रैप आयरन को उठाने के लिए हम लोग जो है वो कुछ इस तरीके के क्रेन्स का इस्तेमाल देखे होंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। अच्छा, वहां पे मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट था, क्यों, क्योंकि जैसे तुमने मान लो कि उठा तो लिया, फिर छोड़ना भी है। अब मैग्नेट बना करके उठा लो, मैग्नेट हटा करके छोड़ दो, पता चला पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा है। परमानेंट मैग्नेट नहीं लगा सकते तुम, वहां पे टेम्परेरी मैग्नेट लगाना पड़ेगा। तो क्रेन के अंदर टेम्परेरी मैग्नेट लगते हैं, ठीक है। जब तक करंट दौड़ाया तब तक मैग्नेट बना, और करंट की इंटेंसिटी बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा सकते हो। जितना ज्यादा लोड उठाना होगा उतने हिसाब से करंट दौड़ा लो। यहां पे कुछ परमानेंट मैग्नेट के एप्लीकेशंस दिख रहे हैं हमको। जैसे ये स्पीकर दिख रहा होगा तुमको, इस स्पीकर में यहां पे ये मैग्नेट लगा होगा, ये मैग्नेट लगा होगा, और ये परमानेंट मैग्नेट लगा होता है बेटा, ये परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। अब यहां पे एक छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलॉय का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स या यूं कह लो कोई भी हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में होंगे या तो एलॉय फॉर्म में होंगे। एलॉय का मतलब मिक्सर होगा, ठीक है। तो एलॉय लाइक एल्निको, नाम याद रखना बेटा, एल्निको, ठीक है, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्निको एंड निपर मैग आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों भाई, इसको समझिए। एलॉयज लाइक एल्निको या फिर निपर मैग आर वेरी हार्ड एंड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। इनका हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक बार मैग्नेट इसको बना दिया तो ये लंबे देर तक मैग्नेटिज्म को सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है, लंबे देर तक मैग्नेटिज्म को सस्टेन कर सकते हैं। व्हाट आर निपर मैग एंड एल्निको, थोड़ा सा समझिए, ये कुछ दिखाए गए हैं टुकड़े। अब इसको समझते हैं, निपर मैग के बारे में बात करते हैं। निपर मैग इज एन एलॉय ऑफ, किसका, ये किसका एलॉय होता है, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। एल्निको किसका होता है बेटा, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निपर मैग क्या होता है या एल्निको क्या होता है, तो आपको यही बात लिखनी है कि ये एलॉय है, किसका है वो नाम लिख दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच एलॉयज आर यूज, मतलब इन दोनों के जो एलॉय हैं इनका हम लोग यूज करते हैं कहां पे, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक
clocks and many other devices like एमीटर, वोल्टमीटर एंड स्पीडोमीटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां जहां पे हम लोगों को परमानेंट मैग्नेट लगाना होगा, परमानेंट मैग्नेट की जगह पे हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट जहां पे बनाना होता है वहां पे हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं अक्सर। ठीक है, क्योंकि उसमें जब तक मैग्नेटिक करंट चलती है मैग्नेटिज्म बनता है, अदरवाइज हट जाता है। व्हाई अ मैग्नेट क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन, वजह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो ऑल स्क्रैप एंड लूज आयरन मटेरियल्स गेट अट्रैक्टेड, बहुत आसानी से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। अब उतना बड़ा तुम परमानेंट मैग्नेट तो नहीं बना पाओगे, और अगर बनाओगे भी तो बहुत भारी बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कम से कम जगह में भी ज्यादा करंट बना करके आसानी से बनाया जा सकता है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन अ डिस्क इज नॉट फिजिबल टू क्रिएट अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच अ बिग साइज। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लगा लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन का डिस्कशन कर ले, कुछ और टॉपिक की पहले बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, कोई चार्ज होगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, कोई भी चार्ज है, मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है जब वो क्या करता है, मोशन में होता है। कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी चार्ज जब मोशन में एंटर कर जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स की फार्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा ये फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज ऐसे एंटर कर गया, चार्ज क्यू, मास m, वेलोसिटी v, तो यहाँ पे v और b के बीच का एक एंगल बनता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये होता है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स। q हो गया चार्ज की वैल्यू, v हो गया उसकी स्पीड, b हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा हो गया उनके बीच का एंगल। किसके बीच का, v और b के बीच का एंगल। ठीक है, ये फार्मूला आपके कोर्स में नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। वैसे इसका एक वेक्टर फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, और वो होता है F वेक्टर बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। ऑल दो ये सारे फार्मूले आपको नहीं पढ़ने हैं, बट थोड़ा सा मैंने बस बता दिया ऐसे ही, ये इसको क्लास 12 के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी आती है, उसके ऊपर ये बेस सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को जो है वो हम अभी करना शुरू करेंगे, बट उसके पहले एक छोटी सी चर्चा हम आपके साथ करना चाहेंगे, वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने कोर्स में इसको समझते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब हुआ कि ऐसा कंडक्टर जिसके ऊपर मैग्नेटिक जिसके ऊपर करंट, जिसके अंदर करंट चल रही हो। तो जब कभी भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वायर है, इसके अंदर करंट चल रही है, तो करंट का मतलब क्या चल रहे हैं, चार्ज चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। और हमें पता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, जो अभी मैंने पिछली बात बताई है उसी के यहाँ पे। तो इसी वजह से जब कभी भी कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो बेटा उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो फोर्स कितना लगता है और किधर लगता है, ये दो बातें मेरे को बतानी है। जैसे मान लीजिए हमने मैग्नेट लिया, मैग्नेट की वजह से क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये वायर रखा जिसके अंदर करंट चलेगी, बैटरी लगा दिया हमने, तो जैसे ही इसमें करंट दौड़ाते हैं तो ये रोटेट होने लगता है। रोटेट क्यों होने लगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट चल रही है, फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा, और टॉर्क ने इसको रोटेट कराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब जो है ये जो फोर्स लगा, इसी हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कब, जब वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। सबसे पहले उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया था उस फोर्स को, और वो कुछ इस तरीके का सेटअप था। मैग्नेट लिया, उसके अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया मैग्नेट से। उसके बाद एक स्टैंड लिया, स्टैंड के अंदर हमने, ये स्टैंड है, स्टैंड के अंदर हमने वायर कनेक्ट किया, वायर को बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, वायर के अंदर करंट चलने लगेगी। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो वायर के अंदर क्या चलेगी, करंट चलेगी, तो ये करंट जा रही है। अच्छा, जैसे ही करंट चली हमने देखा कि ये जो वायर है, ये वाला वायर, इसको नोटिस करिएगा, ये टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया। करंट ऊपर जा रही है और वायर किधर शिफ्ट हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया। लेफ्ट शिफ्ट होना इस बात को प्रूव कर रहा है कि उस वायर पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा है, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बात समझ में। अच्छा, जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स किया, बैटरी को रिवर्स कर दिया, ऐसे ये बैटरी को जब रिवर्स करोगे ना तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे बनने लगेगी, और जैसे ही करंट ऊपर से नीचे बनने लगी, यानी करंट डाउनवर्ड आई, तो हमने देखा कि ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब करंट की डायरेक्शन बदलने से इस वायर पे लगने वाला फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो ये है मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसका, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अच्छा, ये फोर्स कितना लगता है, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपके कोर्स में नहीं है बट मैं लिख देता हूं। वो फार्मूला होता है BIL sin थीटा।
BIL साइन थीटा, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म होता है तो वो लिखा जाता है F बराबर I इंटू L क्रॉस बी। जस्ट मैंने लिख दिया, ये फार्मूले आपके कोर्स में नहीं है, इनको करने की जरूरत नहीं है। इनका कहीं पे मतलब आपको ये आइडिया बस मैं देना चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स है इनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अपना कोर्स बस जितना डील कर रहे हैं हम उतनी ही चीज चर्चा कर रहे हैं, बाकी ये फार्मूले, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी बातें क्लास 12th में पढ़ने को मिलेंगी। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब सवाल है कि इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, जो कि हमारा कोर्स डायरेक्शन से रिलेटेड बातचीत बहुत ज्यादा करता है। तो हम लोग जो है वो आ जाइए डायरेक्शन की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी। तो बेटा फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करना है और तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। कौन सी तीनों चीजें, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल, कुछ इस तरीके से तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर जो तीन डायरेक्शंस हैं ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं उसको समझते हैं। फिलहाल के लिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने तीनों चीजें क्या रिप्रेजेंट करेंगी तो इसको मैं पहले ही बता दूं। ये जो थंब होता है वो फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को बताता है। ये जो फोर फिंगर होती है बेटा वो किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होती है। और ये जो हमारे पास मिडिल फिंगर होती है वो किधर की तरफ होती है, करंट की तरफ या पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज मोशन में होगा तो, ठीक है, क्योंकि करंट उधर भी फ्लो करती है जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, राइट। तो जो हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, कोई चार्ज मोशन में होता है तो फोर्स लगता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज मोशन में है तो उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी इससे पता चल जाएगी, और करंट वाले वायर पे भी लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी ये जो मिडिल फिंगर है, करंट चलेगी तो करंट की डायरेक्शन को बताएगा, और अगर चार्ज चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को बतलाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर निगेटिव चार्ज चलेगा तो क्या होगा, यही होगा साहब, यही होगा, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, बस एक चीज बस बदलेगी, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं, इसीलिए मैंने वो फार्मूला बताया था, फार्मूले से अभी हम कनेक्ट कर देंगे उसको। तो फिलहाल के लिए इसको याद रखने का एक तरीका है, देखो फोर्स और फादर दोनों एफ से स्टार्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मदर दोनों एम से स्टार्ट होते हैं, चाइल्ड और चार्ज दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं। तो निमोनिक ये है कि फादर मदर चाइल्ड, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ये फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब चार्ज, और इधर चार्ज उधर करंट। तो ये तीनों किस किस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए कि इसका इस्तेमाल करके और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए यहां पे जो मैं बात बता रहा था आपको, थोड़ा सा उसमें चीजों को ऐड ऑन कर लेते हैं। देखो F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी हमने चर्चा करी थी, या F बराबर Q वी साइन थीटा की बात करी थी। अभी अभी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या सीखा, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज। बट ये चार्ज तो बेटा दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो देखो भैया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तब तो यहां पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां नेगेटिव साइन आएगा। और वेक्टर का रूल कहता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना। हालांकि वेक्टर के बारे में तुमने थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा, और बाकी डिटेल तो 11th में पूरा एक चैप्टर ही पढ़ोगे। तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और अगर फोर्स के आगे माइनस साइन, वेक्टर के आगे माइनस साइन लगता है तो इसका मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाती है, रिवर्स। तो यहां अगर चार्ज माइनस होगा तो यहां माइनस जाएगा, और माइनस जाएगा तो क्या पता चलेगा कि जो हमारा आंसर आ रहा था अब उसका उल्टा आंसर करना पड़ेगा। मतलब थंब जिधर जा रहा था, सॉरी ये वाला थंब जिधर जा रहा था उसका उल्टा आंसर आपको करना पड़ेगा। रखना वैसे ही है, फादर मदर चाइल्ड के हिसाब से ही रखना है। चार्ज जिधर मूव करेगा, चार्ज जिधर मूव करेगा वो इधर दिखाना है मिडिल फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड जिधर होगी वो फोर फिंगर से। थंब क्या बताता है बताओ, थंब क्या बताता है, फोर्स को। बट अगर निगेटिव चार्ज होगा तो थंब जिधर भी जाएगा आप उसका उल्टा करके आंसर बताएंगे। आइए सवालों से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए आपके सामने बढ़िया सा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए आई थिंक यहाँ पे, इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर, राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री के एंगल पे टू इट, यानी मैग्नेटिक फील्ड से वो 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करता है एज शोन इन द फिगर। कहां है फिगर, लाओ सामने जरा, ये है हमारे पास फिगर। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे, अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है बताओ, अच्छा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, याद करो फादर मदर चाइल्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये लो इधर, चार्ज किधर जा रहा है, चार्ज इधर है, ऐसे ये चार्ज, फादर मदर चाइल्ड भूलना नहीं, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड चार्ज। चार्ज किधर जा रहा है बेटा, अबे रुक जा तू, चार्ज किधर जा रहा है, नीचे, चार्ज किधर जा रहा है, नीचे। थंब किधर आ रहा है बताओ, अच्छा थंब किधर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है बताओ तो सही तुम, थंब किधर आ रहा है,
बाहर की तरफ आ रहा है, थंब किधर, भाई मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रही है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, फादर मदर चाइल्ड। तो थंब जो है यहां पे किधर आ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, थंब यहां पे किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। मगर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए तुमको इसका आंसर क्या करना पड़ेगा, जो बाहर की तरफ आया उसको तुमको जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये ऑप्शंस है और इनके हिसाब से आंसर सेलेक्ट करना है। तो बताओ आंसर क्या होगा, इनटू द पेज, इनटू द रिवर्स। क्यों किया ये बात समझ में आई, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे जिधर थंब आए उसका उल्टा आंसर बताएं, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ ले, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following property of proton can change while it moves freely into a magnetic field? There may be more than one correct answers. Answers क्या है भाई, ऑप्शंस ये मास, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम। देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन एक चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में जब वो चलता है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया था तुम्हें, QV sin थीटा। क्या इसमें मास आया साहब, मास आया क्या, नहीं आया, यानी मास चेंज नहीं होगा। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, स्पीड, स्पीड है। बट एक चीज ध्यान दो, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। भाई देखो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये वेलोसिटी है, चार्ज फादर मदर चाइल्ड, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तुमने 9th में अगर थोड़ा भी ढंग से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इस बात को याद कर लो, बाकी 11th में पढ़ेंगे। जब कभी भी कोई भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है बेटा, तो वो स्पीड चेंज कभी नहीं करता, नेवर चेंजेस स्पीड। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स तुमने पढ़ा होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट रहती है, केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदलती है। तो कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो स्पीड चेंज नहीं करता, वेलोसिटी चेंज करता है, बिकॉज वो केवल डायरेक्शन बदलता है। यहां मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए वो स्पीड तो चेंज नहीं करने वाला, क्या चेंज करेगा, वेलोसिटी। क्या चेंज करेगा, वेलोसिटी। अगला ऑप्शन दिया है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बताओ, अच्छा P बराबर mv होता है क्या। अब तुम्हें याद है ये v का मतलब क्या होता है, स्पीड की वेलोसिटी। तो इसका वेक्टर फॉर्म जब लिखते हो ना बेटा तो ऐसे लिखते हो, p वेक्टर बराबर m इंटू v वेक्टर। पता है तो ठीक, नहीं तो ध्यान रखना इस फार्मूले में v वेलोसिटी होती है, बिकॉज p एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी तो बदलती है, इसका मतलब मोमेंटम बदलेगा, भाई v बदलेगा तो p बदलेगा, इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है। दैट मीन्स की करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे अल्फा पार्टिकल बोला गया है, अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ये, ठीक है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, देखो बात को समझो, इन्होंने बोला है कि अल्फा पार्टिकल को वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया, ये रहा वेस्ट, यानी ये अल्फा पार्टिकल उधर से आया, मगर ये घूम गया, भाई किधर घूम गया, तो ये नॉर्थ की तरफ घूम गया। देखो यानी फोर्स ऊपर लगा होगा, वेलोसिटी इधर रही होगी। अच्छा तुम्हें पता है ना एक चीज कि जो हम लोग डायरेक्शंस बनाते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। बट एक इंपॉर्टेंट बात, हालांकि मैंने पहले भी शायद बताया था तुम्हें, ईस्ट वेस्ट तो चलो मतलब रियलिटी में ऐसे होता है, मगर नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, ऐसे, ये नहीं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे नहीं होता बेटा, नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, मतलब इधर नॉर्थ लोगे इधर साउथ लोगे। तो इसने बोला है कि अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था वेस्ट की तरफ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब वो अंदर जाने लगा इधर। अब मैं ऐसे बोर्ड को छेदते हुए थोड़े अंदर घुस जाऊंगा, तो इसलिए उसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए, याद करो, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स किधर लगा बताओ, फोर्स किधर लगा, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ऐसे टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। मोशन किधर थी, आगे की तरफ, इसका मतलब ऐसे करो, ये चार्ज की तरफ जाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अपवर्ड, तो इसका आंसर किधर होगा, अपवर्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, देखो सेट हो गया, सेट हो गया, पहले सेट करिए। ये 2 डायरेक्शन, देखो 3 डायरेक्शन है, कोई भी 2 डायरेक्शन दिया होगा और तीसरी डायरेक्शन तुमको निकालना होगा, तो जो 2 दिया है ना आप उसके हिसाब से सेट कर दीजिए इन तीनों फिंगर्स को, तीसरा निकल करके आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहां पे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब चार्ज, चार्ज, चार्ज इससे मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट करते हो। फोर्स किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ हमारी तरफ आ रहा है, इधर इधर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास 4 फिंगर है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और ये कहां जा रही है, अपवर्ड या आउटवर्ड जो कह लो। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अपवर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बात मैंने आपको बता दिया था। अब जो है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को सीखते हैं,
और वो नई चीज हमने ये बात भी आपको बता दिया था, देखिए इसी से सारी चर्चा की है। सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, ये जो अभी दिखाया था पीछे थोड़ी देर पहले समझाया था, आपको ये बात एकदम दिमाग में बिठा लेनी है। हाँ, फ्लेमिंग इन लेफ्ट हैंड रूल कई बार तुम्हें एग्जाम में लिखने के लिए भी आ जाता है, तो लिखोगे कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तुम लिखोगे कैसे बेटा, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। Stretch the thumb and the forefinger and the middle finger of the left hand in such a way that they are perpendicular to each other. इन तीनों को आपस में क्या रख लीजिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा करने के बाद फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए। मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो मिडिल फिंगर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बताया था अभी। तो जो थंब होगा क्या बताएगा, सोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। थंब जो होगा वो कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। चलिए आ जाते हैं और हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होती है। अच्छा तुमने ये बताओ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो या जाने हो या नहीं भी जाने हो तो घरों में देखा होगा यार। कोई भी वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी ढेर सारे वायर हम तुमको कोई दिखा नहीं सकते, बट तुमने देखा होगा कि उसमें दो दो वायर होते हैं, दो दो वायर होते हैं, कम से कम दो दो वायर होते हैं, कई बार तीन वायर भी होते हैं। एक को बेटा लाइव वायर कहा जाता है, एक को न्यूट्रल वायर कहा जाता है। लाइव वायर अक्सर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, और तीसरा वायर कई सारे लोगों के घरों में होता है जिसे हम अर्थिंग वायर भी कहा जाते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। तो देखो शॉर्ट सर्किट क्या होती है, लाइव वायर यानी रेड कलर और ब्लैक कलर यानी न्यूट्रल वायर, इन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होता है, राइट। और कुछ इस तरीके से चीजें काम कर रही होती हैं। देखो ये ढेर सारे वायर हैं, शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए ये हो गया हमारा लाइव वायर, ये हो गया न्यूट्रल वायर, और इन दोनों वायर्स में जब हम कोई बल्ब वगैरह जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है बल्ब, करंट आती है बल्ब से होते हुए जाती है। बल्ब यहां पे एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके रखता है, जैसे यहां पे मान लीजिए 220 वोल्ट है, यहां पे 0 वोल्ट है, तो इन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है, और रास्ते में आ गया ये रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस। तो ये जो बल्ब का रेजिस्टेंस है ये इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो दोनों वायर हैं एनी हाउ आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, लाइव वायर और ये जो न्यूट्रल वायर है वो दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। और जब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो जब कभी भी करंट आती है तो वो इस बल्ब से होते हुए जाती है, ये करंट आएगी बल्ब से होते हुए जाएगी, यानी इस करंट को यहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। बट जब कभी भी बेटा शॉर्ट सर्किट होती है, देखो शॉर्ट सर्किट जैसी ही होती है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों वायर होते हैं इनको डायरेक्टली कहीं से कनेक्ट हो गए, या इनके बीच में हमने एक अलग से वायर जोड़ दिया होगा जो रेजिस्टेंस लेस था या बहुत कम रेजिस्टेंस था। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो पता चलता है कि करंट आती है और डायरेक्टली वहीं से वहीं चलने लगी इन दोनों वायर्स के बीच में। तो अब यहां पे अगर करंट डायरेक्टली यहीं से जाने लगी, अच्छा करंट बहुत समझदार है ना, वो हमेशा लो रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करना चाहती है, जहां हाई रेजिस्टेंस होगा वहां पे नहीं जाने की कोशिश करती। जीरो रेजिस्टेंस लगा दोगे कहीं, सब वहीं से जाएगी, बाकी तो जाएगी ही नहीं जाएगी। अगर कहीं जीरो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिया तो सारी करंट उधर ही से चली जाती है। अगर ये दोनों आपस में जुड़ गए तो लगभग जीरो रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे सारी करंट उधर चली जाएगी, इधर सन्नाटा हो जाएगा, इधर कोई करंट नहीं चलेगी। क्यों भाई, क्योंकि इस रास्ते में, यहां रास्ते में क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेस पाथ प्रोवाइड हो गया, रेजिस्टेंस लेस हो गया, रेजिस्टेंस लेस हो गया तो करंट मैक्स हो जाएगी, बहुत ज्यादा करंट वहां से जाने की कोशिश करेगी, हीटिंग इफेक्ट होगा, हाई करंट कैन कॉज स्पार्किंग एंड फायर, हीटिंग इफेक्ट होगा ना, ये वायर जल जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट। इसी को क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट। क्या मेरी बात समझ में आई, शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट घरों में ना हो जाए फिर तो कमाल हो जाए या तबाही मच जाए, बताओ जल्दी से क्या होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, समझते हैं। सबसे पहले बेटा फ्यूज बॉक्स लगाया जाता है जो शक्ल से कुछ ऐसा दिखता है, देखा होगा सबने, ये देखो ये सारे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज बॉक्स फ्रॉम मेन सप्लाई। जो मेन सप्लाई घरों में हमारे आती है ना, पोल से सीधे सबसे पहले यहीं से जाएगी। फ्रॉम मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज गिवन टू फ्यूज। ठीक है, अच्छा इस फ्यूज में एक लाइव वायर आया, एक न्यूट्रल वायर आया और ये ग्रीन वायर। आगे चलो देखते हैं आगे। ये फ्यूज वायर से आने के बाद मीटर में गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज, ये फ्यूज वाला बोर्ड है। अब ये मीटर में गया, ये मीटर है, शक्ल से ऐसा दिखता है, मीटर सबने देखा होगा। फ्रॉम फ्यूज फ्रॉम फ्यूज बॉक्स वायर गोज टू इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में गया। इलेक्ट्रिसिटी मीटर से होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो गया, ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है,
राइट। यहाँ पे हर एक कमरे के लिए या हर एक मेजर अप्लायंस के लिए अलग से एमसीवी दे रखी गई होती हैं, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहा जाता है। तो ये रहा उसका सिंबल, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, एज इट इज ऐसे तुमको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कनेक्शन, मीटर से कनेक्शन कहां जाता है, तो कनेक्शन इज फर्दर गिवन टू अ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इन द हाउस। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या होगा समझिए, यहां से तो अच्छे खासे मोटे मोटे वायर हमारे पोल से आते हैं घरों में, फ्यूज वायर में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जाते हैं मीटर से होते हुए। बट वहां के बाद दो बातें होती हैं, हमारे घरों में यूज होने वाले एप्लायंसेस दो तरह के होते हैं, एक लो पावर ऑपरेटिंग डिवाइसेस और एक हाई। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है, बहुत ज्यादा पावर चाहिए उसको, एक छोटा सा बल्ब है, बहुत कम पावर चाहिए। तो जो हमारे पास करंट है, हाई पावर वाले को ज्यादा चाहिए, लो पावर वाले को कम चाहिए। तो करंट ज्यादा जाने के लिए ज्यादा थिक वायर लगाना पड़ेगा, कम जाने के लिए थिन वायर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां से दो तरह के सर्किट्स हमने डिवाइड कर लिए, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कनेक्शन, मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, हर एक के लिए अलग अलग। यहां से दो हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड। आप देख पा रहे होंगे कि यहां तक तो ब्लैक वायर गया, यहां से एक ब्लैक वायर ये निकला जो कि पतला दिख रहा है, और यहां से थोड़ा सा वाइड दिख रहा है। तो इन दोनों का क्या रोल है, ये वाइड वाला जो होता है क्या करता है, इसमें 15 एम्पियर की करंट जाती है। किसके लिए, 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर एप्लायंसेस विच हाई पावर रेटिंग, विच आर हाई पावर रेटिंग, ठीक है। पतले वाले वायर में 5 एम्पियर की करंट या 6 एम्पियर की करंट जाती है, जो लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस के लिए जाती है, लाइक बल्ब और इन सब के लिए, ठीक है। तो ये जो दोनों वायर होते हैं यहां से निकलते हैं, और निकलने के बाद ये लाइव वायर और ये हमारे पास न्यूट्रल वायर, ये साथ साथ चलता है। और देखो इसके बाद जितना भी हमारे पास कमरे होते हैं या जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, उनको ऑलमोस्ट पैरेलली जोड़ते हैं। ऑलमोस्ट क्या मतलब, सबको पैरेलली जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक पहली डिवाइस, दूसरी डिवाइस, तीसरी डिवाइस, या समझ सकते हो पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा। इसमें जो है वो ऐसे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर गए, और सबसे बारी बारी कनेक्शन बनाते हुए हम लोग चले गए। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है, ये है ऐसा, इसको तुमने ऐसा देखा होगा कुछ इस तरीके से, रियल घरों में हमारे होता है, ठीक है। तो यहां पे एक होता है बेटा लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थिंग वाला वायर, ठीक है। वही दिखाया गया, देखिए ये लाइव वाला वायर, ये न्यूट्रल वाला वायर, और ये अर्थिंग वाला वायर पीछे से आकर के जुड़े होंगे, तुमने ये देखा ही होगा, ये पीछे से आकर के इसमें जुड़ते हैं, ठीक है। तो लाइव वायर विच इज मोस्टली रेड वायर, पीछे अभी बताया लाइव वायर क्या होता है, यहीं से शुरू हो गया, मोस्टली रेड वायर होता है, इसे फेज वायर भी कहा जाता है। लाइव वायर को क्या कहते हैं बेटा, फेज वायर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा न्यूट्रल वायर विच इज मोस्टली ब्लैक वायर, तो ये जो है वो ब्लैक वायर हो गया। और तीसरा हमारे पास जो होता है बेटा वो क्या होता है, अर्थिंग वायर, जो कि ग्रीन वायर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होती है। सवाल इसमें बन जाएंगे, जितना भी आपने सीखा है उसमें क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप कर भी लोगे। अब हम लोग जो है वो इनके बारे में थोड़ा और सीख लेते हैं। देखो क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्ट या 250 वोल्ट के बीच में कोई रेंज होती है, उतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। और सर्किट प्रॉपर्ली चल रही होती है। अब जो है हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों जरूरी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड एप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। अभी पीछे शॉर्ट सर्किट तुमको बताया था, शॉर्ट सर्किट अगर हो जाएगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट जाने लगेगी, तो उस जगह पे एंट्री मारता है फ्यूज। फ्यूज का यही रोल है। फ्यूज क्या होता है, अपने आप जल जाता है, बाकियों को जलने से बचा लेता है। कैसे, आओ चलो सीखते हैं, ठीक है। कितना बढ़िया बात है। ये हमारे पास फ्यूज बॉक्स आपको पीछे दिखाया था, ये प्रोक्लेन बॉडी होती है, इसके बीच में एक वायर कनेक्टेड होता है जिसे हम फ्यूज वायर होते हैं। सारा खेल वही करता है, आइए सीखते हैं। तो ये प्रोक्लेन बॉडी ये बेसिकली इंसुलेटिंग बॉडी होती है, आप टच करेंगे करंट वरेंट नहीं लगती है। ये हो गया हमारे पास फ्यूज वायर, जो किस चीज का बना होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेड एंड टिन का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, एग्जाम में अलग से सवाल आता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मेन सप्लाई से सबसे पहले वायर यहीं से जुड़ते हुए पास होता है किसी अप्लायंस की तरफ। आप देख सकते हैं ये मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई से वायर कनेक्ट हुआ ऐसे, ये वायर होते हुए फ्यूज वायर के थ्रू होते हुए टेलीविजन में गया, फिर दूसरा वाला ब्लैक वायर से सर्किट क्लोज हो जाती होगी, ठीक है। जब कभी भी सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, 220 से 40 की वोल्ट में रेंज में भी सप्लाई आ रही होती है, तो वहां से करंट चलती है, और वो करंट बढ़िया फ्यूज वायर से होते हुए टेलीविजन तक जाती है, कुछ इस तरीके से। आप देखिए टेलीविजन में चलेगी, वो चलने लगेगी बढ़िया, सब कुछ चलचित्र दिख रहा होगा तुम्हें बढ़िया, ठीक। मगर कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट पीछे भी सिखाया था, दो वायर आपस में जुड़ा गए तो बहुत ही तेज करंट जाने की कोशिश करेगी, या इधर जुड़ गए, मान लो यहां पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुई, या टेलीविजन के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हुई, मतलब इसके इधर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई, तो इसके इधर अगर शॉर्ट सर्किट हो गई तो वहां पे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जाने की कोशिश करेगी। अगर चली गई तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चली जाएगी, क्या होगा भैया, ये देखो
खतरनाक तरीके से, टेलीविजन जल जाएगी, राइट। बट इसको अगर मुझे बचाना है तो व्यवस्थाएं क्या करनी पड़ेगी, यहां पे फ्यूज वायर का रोल है। फ्यूज वायर का रोल है, फ्यूज वायर में जैसे ही ज्यादा करंट जाती है वो अपने आप मेल्ट हो जाता है। देखो यहां पे वायर कट हो गया, ये अपने आप मेल्ट हो गया, टेलीविजन बच गई। तो फ्यूज वायर का यही रोल है बेटा, वो खुद जल जाता है और अप्लायंसेस को जलने से बचा लेता है। अलग अलग रेटिंग के हमारे पास फ्यूज वायर होते हैं, जितने की करंट हमको ले जानी होती है, अप्लायंस को जितना डिमांड होती है, इलेक्ट्रीशियन हमारे घरों में आता है, लोड चेक करता है, उतने एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज वायर लगा करके जाता है। फाइन, आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो वायर मेल्ट कर गया, डिवाइस प्रोटेक्ट हो गई, सर्किट इज ब्रोकन होने के वजह से अप्लायंसेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस, राइट। नेम द 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। 2 सेफ्टी मेजर बताइए जो हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, एक होता है हमारा ये क्या नाम है उसका, अभी सीखा था, ये फ्यूज वायर, और दूसरा क्या होता है बेटा, अर्थिंग। फ्यूज वायर एंड अर्थिंग। फ्यूज वायर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को जाने से बचाता है। अर्थिंग जो होती है वो कई बार अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह, जैसे मान लो वायर है, वायर जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन की जो बॉडी होती है मेटल की होती है, अक्सर नीचे वाला तुमने देखा होगा। तो अगर उस पर डायरेक्टली कहीं से वायर का कनेक्शन हो गया, करंट जाने लगी, गलती से टच वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वहां अर्थिंग कर देने से क्या होता है कि वो करंट सीधे सीधे ग्राउंड पे चली जाती है, क्योंकि अर्थिंग के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो जितना करंट चाहो उतना करंट उसको आसानी से दे सकते हो, बड़े आराम से ले लेती है, तो सारी करंट उधर ही चली जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा सवाल देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है अगेन। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। जल जाएगा कि बच जाएगा ये बताना है अपने को। इस तरह के सवाल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। पावर दिया है बेटा, पावर दिया है कितना, पावर कितना दिया है 2000 वाट, ठीक। सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, और कह रहा है कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए, राइट। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। ये तुमने सप्लाई दिया और ये जाना चाहिए। जरा देखते हैं कि इस सप्लाई से कितना जाने की कोशिश हो रही है। तो क्या फार्मूला होगा, P बराबर VI, पढ़ा है सबने, P बराबर VI। P कितना है बेटा 2000, V कितना है 220, और I मुझे कैलकुलेट करना है। तो I कितना आएगा 2000 डिवाइड बाई 220, जीरो ने जीरो को मारा, 2 से काटोगे तो ये क्या आएगा, ऊपर 100, 220 था सॉरी, एंड नीचे आएगा 2 से मारोगे तो 11, 9 बार तो ये सीधे कट रहा है, 11 9 जा 99 पॉइंट जो भी आएगा 9.09 वगैरह, ठीक है, एम्पियर। तो कहने का मतलब ये है कि ये करंट जाने की कोशिश हो रही है, और मैक्सिमम करंट कितना अलाउड है 5 एम्पियर, मतलब दग जाएगा, खेल खत्म। यानी ये जो हमारे पास अप्लायंस है वो जल जाएगा। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, द इलेक्ट्रिक ओवन वुड मेल्ट, ठीक है। आगे बढ़ ले। तो अब जो है what protection should you take to avoid the overloading of domestic electric circuit। ओवरलोडिंग, ये तो बहुत ही नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या करते हैं भैया, गुड कंडक्टर का वायर इस्तेमाल कर लीजिए, बढ़िया मोटे मोटे वायर यूज कर लीजिए जिसमें ज्यादा करंट जा सके, और साथ में क्या कर लीजिए, इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि ढेर सारे अप्लायंस एक ही साथ इस्तेमाल ना करें। अगर आपके घरों में बहुत सारी चीजें हैं, एसी है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उन सारी चीजों को ये नहीं कि एक ही साथ इस्तेमाल कर दें। 4-5 एसियां घर में लगा रखे हो तो उनको एक ही साथ नहीं स्टार्ट करना है, थोड़े थोड़े इंटरवल पे इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ज्यादा पावर लेती हैं। तो ओवरलोडिंग से अगर बचना है तो ढेर सारे डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को एक ही साथ ऑपरेट ना करें, और अच्छे क्वालिटी के जिनकी रेजिस्टिविटी कम हो और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो, ऐसे वायर का वायरिंग के अंदर इस्तेमाल करिए। तो ऐसी 2 चीजें होती हैं जो ओवरलोडिंग को, हम लोगों को ओवरलोडिंग होने से बचाती हैं, ठीक है बेटा। तो प्रिकॉशंस ये होते हैं। अब हम लोग जो है वो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, आप इनको अच्छे से बढ़िया से प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।